हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। रिप्लाई करने का आवश्यकता नहीं है, गुड मॉर्निंग कहे तो मोने मन गुड मॉर्निंग कर लो, ठीक है। तो अभी जो है सभी को जीएम, ठीक है। अभी जो है आप लोग को हम प्रॉपर्टीज बता रहे थे आवेश का, जिसमें दो प्रॉपर्टीज लिखाए थे। दो प्रॉपर्टीज में था एक आवेश का योज्यता का नियम, दूसरा था आवेश संरक्षण नियम। आज आपको पढ़ाएंगे आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है। तो लिख लीजिए, आवेश क्वांटमीकृत होता है। आवेश, तीसरा पॉइंट लिखो, आवेश क्वांटमीकृत होता है। क्वांटमीकृत, आवेश क्वांटमीकृत होता है। आवेश क्वांटमीकृत होता है। अब इसका अर्थ समझिए, आवेश क्वांटमीकृत होता है का अर्थ समझिए। इसका अर्थ यही है कि किसी वस्तु पर आवेश का परिमाण जो होगा वो Q बराबर NE के रूप का होगा। Q बराबर NE के रूप का होगा, जहां N जो है वो होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट, ठीक है। Q बराबर प्लस माइनस NE के रूप होगा। Q बराबर प्लस माइनस NE के रूप का होगा, जहां N का मान 1 2 3 4 डॉट डॉट और E का मान जो है वो है 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 गुना। ये एलिमेंट्री चार्ज है, मूल आवेश। इससे कम आवेश प्रकृति में संभव नहीं है। ये एलिमेंट्री चार्ज कहलाता है, मूल आवेश। समझ में आ रहा है बात? नहीं दिख रहा है बैठ जाइए। एलिमेंट्री चार्ज है, N का मान होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट, जहां तक गिन सको। N पूर्णांक संख्या होता है, धनात्मक पूर्ण संख्या, ठीक है। धनात्मक पूर्ण संख्या होता है। और प्लस माइनस NE का अर्थ समझिए। प्लस माइनस NE का अर्थ आपको बताते हैं। अगर कोई वस्तु धनात्मक होगा उस स्थिति में हम लोग प्लस चार्ज यूज करेंगे, और कोई वस्तु अगर ऋणात्मक होगा उस स्थिति में हम लोग माइनस चार्ज यूज करेंगे। माइनस चिन्ह यूज तब किया जाएगा जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो प्लस चार्ज यूज करेंगे। प्लस चिन्ह कब यूज करेंगे? जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, यानी धनात्मक होगा, या इलेक्ट्रॉन की कमी कह देगा, उस स्थिति में प्लस फॉर्मूला यूज करेंगे। अब माइनस वाला कब यूज करेंगे? जब कहेगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है या इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो आवेश क्वांटमीकृत होता है, इसका अर्थ लिखा देते हैं आप लोग, लिख लीजिए। आवेश क्वांटमीकृत होता है, लिखा ना? लिखिए, इसका अर्थ यह हुआ, इसका अर्थ यह हुआ, इसका अर्थ यह हुआ, आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण Q बराबर प्लस माइनस NE, Q बराबर प्लस माइनस NE के रूप का होता है। Q बराबर प्लस माइनस NE के रूप का होता है, जहां N धन पूर्ण संख्या होता है। जहां N क्या है? धन पूर्ण संख्या होता है। जहां N धन पूर्ण संख्या होता है, तथा E मूल आवेश है। तथा E क्या है? मूल आवेश है। तथा E मूल आवेश है, जिसका मान 1.6 गुना 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम होता है। 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। लिख दिए? लिखिए,
सर्वप्रथम उसी में सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में, उसी को चल जाता, सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में मिलिकन ने सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग द्वारा आवेश के क्वांटमीकरण की व्याख्या किया। सर्वप्रथम मिलिकन ने 1912 ईस्वी में तेल बूंद प्रयोग द्वारा आवेश के क्वांटमीकरण का व्याख्या किया। लिख दिए। चौथा होगा जी, चलिए चौथा प्रॉपर्टी लिखिएगा आवेश के लिए। चौथा प्रॉपर्टी लिखिएगा आवेश के लिए। लिखिए, आवेश निश्चरता नियम का पालन करता है। आवेश निश्चरता नियम का पालन करता है। आवेश निश्चरता नियम का पालन करता है। अब ये निश्चरता नियम क्या होता है वो जानिए, समझे। आवेश निश्चरता नियम का पालन करता है, इसका अर्थ समझिए। निश्चरता नियम का अर्थ हुआ कि आवेश का विराम अवस्था में जो मान होगा, मतलब रेस्ट में जो मान होता है वही मान गति के अवस्था में भी होगा। यानी गति देने पर आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं। 5 माइक्रोकूलम अगर आवेश आपको विराम में है, उसको गति देने पर भी 5 माइक्रोकूलम होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे। आवेश का मान जो है गति पर निर्भर नहीं करता है। विराम में जो मान होगा ना, वही मान गति के अवस्था में भी होगा। यानी वह वेग से स्वतंत्र है। वह वेग से स्वतंत्र है। आवेश जो है वह वेग से स्वतंत्र है। चाहे वो विराम में उसको वैल्यू मापिए या गति में उसको वैल्यू मापिए, दोनों का वैल्यू दोनों कंडीशन में बराबर होगा, दोनों स्थिति में बराबर होगा। यानी आवेश जो है वह वेग से स्वतंत्र है, जबकि द्रव्यमान स्वतंत्र नहीं है। द्रव्यमान का मान जो है m बराबर m0 बटे रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बटे c स्क्वायर पर निर्भर करता है। अब देखिए बताते हैं क्या क्या इसमें है। ठीक है, इस सापेक्षता सिद्धांत वाला कहानी है। m0 जो है वह है विराम द्रव्यमान, रेस्ट मास। v जो है वह आपको चाल हुआ, जिस चाल से वस्तु गति कर रही है। c है प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो। यानी द्रव्यमान m है गतिज द्रव्यमान। m क्या है? गतिज द्रव्यमान। अगर कोई गेंद को हम गति प्रदान करते हैं, उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। नहीं विश्वास होता है? ये अगर आपको धीरे से गेंद से करके फेंकेंगे तो चोट कम लगेगा, लेकिन उसी गेंद में अगर वेग देकर फेंकेंगे वही गेंद से तो ज्यादा चोट लगेगा। और ज्यादा वेग दे देंगे और ज्यादा चोट लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब है वेग पर वो निर्भर कर रहा है और उसका द्रव्यमान किस प्रकार से चेंज हो रहा है। तो m बराबर m0 बटे रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बटे c स्क्वायर के रूप से। द्रव्यमान जो है वह गति पर निर्भर करता है, जबकि आवेश जो है वो गति पर निर्भर। तो निश्चरता का नियम क्या है कि आवेश जो है वह गति पर निर्भर नहीं करता है। इसका मान गति की अवस्था में वही होगा जो कि विराम अवस्था में होता है, जबकि द्रव्यमान जो है वो निश्चरता नियम का पालन नहीं करता है। निश्चरता नियम का पालन द्रव्यमान नहीं करता है और आवेश करता है। आवेश का वेग के साथ परिवर्तन नहीं होता है।
वेग देने पर आवेश का मान नहीं बदलेगा, जबकि द्रव्यमान का मान बदल जाता है। तो लिख दीजिए आवेश निश्चरता नियम पालन करता है। इसका अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर, आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात विराम अवस्था में, अर्थात विराम अवस्था में आवेश का परिमाण, विराम अवस्था में आवेश का परिमाण गति अवस्था में, गति अवस्था में आवेश के परिमाण के बराबर होता है। विराम अवस्था में आवेश का परिमाण गति अवस्था में आवेश के परिमाण के बराबर होता है। लिख दिए, स्टार दे के वहां लिख दीजिएगा विराम अवस्था में आवेश का परिमाण बराबर, बराबर का चिन्ह दे दीजिए गति अवस्था में आवेश का परिमाण। या क्या लिखा है, विराम अवस्था में आवेश का परिमाण गति अवस्था में आवेश परिमाण बराबर होता है, वैसे भी लिख सकते हो। भाषा भी चलेगा। मैथमेटिकल लिखोगे तो विराम अवस्था में आवेश का परिमाण बराबर गति अवस्था में आवेश का परिमाण। और थियोरेटिकल लिखोगे तो विराम अवस्था में आवेश का परिमाण गति अवस्था में आवेश परिमाण के बराबर होता है। ओके। अब मैथमेटिकल लिखोगे तो यहां लिख दोगे क्यू रेस्ट बराबर क्यू मोशन। आवेश विराम में वही होता है जो गति में होता है, यानी आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। यही वह निश्चरता का नियम। बात समझ में आए ना यार। स्टार देख लिखिएगा, स्टार देख लिखिएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। इसका मान, इसका मान m बराबर, जहां m बराबर लिखो गतिज द्रव्यमान, जहां m बराबर गतिज द्रव्यमान, जहां m बराबर गतिज द्रव्यमान, ठीक है। m नोट बराबर विराम द्रव्यमान, m नोट बराबर विराम द्रव्यमान, m नोट बराबर v बराबर कण का वेग, v बराबर कण का वेग, v बराबर c बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, c बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निश्चरता नियम समझ में आ गया। निश्चरता नियम का अर्थ हुआ कि आवेश जो है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। चलिए पांचवा पॉइंट लिखिए, पांचवा पॉइंट लिखिएगा, लिखिए सजातीय आवेशों में, पांचवा पॉइंट लिखो, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है।
समझे? सजातीय आवेश जैसे मान लीजिए प्लस प्लस रहेगा, प्लस चार्ज है इधर, इधर भी प्लस से चार्ज रहेगा, तो प्लस प्लस के बीच कौन सा होगा जी? आकर्षण की प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण होगा। अगर यहां पर इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर एक प्लस में है और एक माइनस में रहेगा तो उसके बीच आकर्षण होगा। तो सजातीय के बीच सजातीय के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण, और विजातीय के बीच क्या होता है? आकर्षण। शांति बना के रखो, नहीं तो अशांति फैला देंगे हम, क्या जी? हाँ, ऐसा नहीं रंगबाजी तुम लोग करोगे इधर। सजातीय आवेश के बीच प्रतिकर्षण होता है, विजातीय आवेश के बीच आकर्षण होता है। ये पॉइंट लिख लियो ना। अगला टॉपिक लिखो, आवेश द्रव्यमान से संबंधित होता है। आवेश द्रव्यमान से संबंधित होता है। आवेश 6 नंबर पॉइंट होगा। आवेश द्रव्यमान से संबंधित रहता है। आवेश द्रव्यमान से संबंधित रहता है। अर्थात अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा। और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने पर, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने पर, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने पर उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ठीक है। 7वां प्रॉपर्टीज लिखिए, लास्ट प्रॉपर्टीज। लिखिए 7वां प्रॉपर्टी लिखिएगा। अगर कोई आवेश स्थिर रहता है, अगर कोई आवेश स्थिर रहता है तो वह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में यह सब बात आता है कि स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र। अगर कोई आवेश स्थिर रहता है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक। अगर कोई आवेश, उसी में लिखो, अगर कोई आवेश गतिशील रहता है, अगर कोई आवेश गतिशील रहता है तो वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अगर कोई आवेश गतिशील रहता है तो वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। स्थिर रहेगा तो केवल विद्युत क्षेत्र, और गति में आएगा तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों करेगा। और जब पागल हो जाएगा मतलब त्वरण आ जाएगा उसमें। त्वरण होना मतलब क्या? पगलाना। गाड़ी बैठते हुए एक्सीलेटर मुझाते तो पगलाना उसे कहते हैं। गाड़ी चलाना अलग बात हुआ, गाड़ी स्थिर, गाड़ी चलाना जैसे हम लोग चलाते हैं और तुम लोग पगलाते हो। ठीक है। तो अगर कोई आवेश, वो लिख दो,
अगर कोई आवेश त्वरित होता है, पगला गया, हाँ तब हमरा कॉपी में लिखिएगा, अगर कोई आवेश त्वरित, त्वरित मतलब हुआ त्वरण पर उसमें मिल गया, अगर कोई आवेश त्वरित, त्वरित आता लिखने, हाँ 1 नंबर लिखते हो, अगर कोई आवेश त्वरित नहीं रे, त्वरित, त्वरित, तब तो तोरी तोरी कहते हो, तोरी मरचा करोगे। अगर कोई आवेश त्वरित होता है तो वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करता है। माथामथन जी, अगर स्थिर रहेगा तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, अगर गतिशील रहेगा तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होगा, और अगर त्वरित होता है, तेरी विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न होगा। ठीक है, अब मैटर है, ये तो प्रॉपर्टीज आपको लिखा दिए, 7 को प्रॉपर्टीज आवेश का हुआ। अब आप लोग अगला दुनिया में आइए और क्वेश्चन लिखिए, आवेशन किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार से होता है। लिखो, 9 खोदना बाद में ये रे पढ़ लो। आवेशन किसे कहते हैं, कितना मानते हैं तुमको, तब जाकर नहीं पढ़ता है। आवेशन किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। आवेशन किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार, सरल भाषा में तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। कुछ मॉडल सबको समझ में अभियो नहीं आएगा, तब तो बड़ा दिक्कत। आवेशन किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। चलिए लिखिए, किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर आवेश प्रकट करने की क्रिया, किसी वस्तु पर आवेश प्रकट करने की क्रिया को आवेशन कहते हैं। किसी वस्तु पर आवेश प्रकट करने की क्रिया को आवेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इस प्रक्रिया में एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इस प्रक्रिया में एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है। स्थानांतरण लिखने में दिक्कत है, ट्रांसफर लिखो, चुकुर भुकुर में लगल हो तुम। चलो, आवेश लिख दिया। आवेशन करने की 3 विधि है। अब कोई वस्तु पर आवेश कैसे कैसे उत्पन्न करेंगे, उसकी 3 विधि है। ठीक है, लिख दो। आवेशन करने के 3 विधि है। पहला लिखिए घर्षण विधि। घर्षण विधि, घर्षण विधि देकर डैश दे दो, डील कर देते हैं इसको। इस विधि द्वारा दो वस्तु को आपस में रगड़ने पर
आपस में रगड़ने पर, दो वस्तु को आपस में रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता है। आवेश उत्पन्न होता है जो एक दूसरे के बराबर, जो एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत प्रकृति का होता है। जो एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत प्रकृति का होता है। जो एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत प्रकृति का होता है। जैसे 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 एबोनाइट के छड़ को जब बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है, एबोनाइट के छड़ को जब बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है, एबोनाइट के छड़ को जब बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है, तब एबोनाइट ऋणात्मक तथा बिल्ली का खाल धनात्मक हो जाता है। एबोनाइट ऋणात्मक तथा बिल्ली का खाल धनात्मक हो जाता है। लिख दिए? एक और एग्जांपल लिख लो, एक और एग्जांपल लिख लो। कांच के छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है, सिल्क जिसे कहते हो, रेशम से रगड़ा जाता है। कांच के छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है, तब रेशम ऋणात्मक तथा कांच का छड़ धनात्मक हो जाता है। ठीक है? दूसरा लिखिए पॉइंट, ये तो हुआ घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा आवेश की उत्पत्ति हो गया। अगला लिखिए चालन द्वारा। चालन द्वारा लिखिए, इस विधि में एक अनावेशित वस्तु को चालन द्वारा आवेशन है। इस विधि में एक अनावेशित वस्तु को, लिखे, एक आवेशित वस्तु के संपर्क में लाने पर, एक आवेशित वस्तु के संपर्क में लाने पर अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाता है। अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाता है। अरे कोई आवेशित है जी, और उसके संपर्क में कोई अनावेशित लगा तो क्या होगा? वो भी आवेशित हो जाएगा। समझे? अगला आ जाइए प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। प्रेरण, इंडक्शन मेथड। 3 विधि द्वारा हम लोग कोई वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। ठीक है? अब प्रेरण विधि द्वारा क्या होता है? किसी आवेशित छड़ को जब हम किसी अनावेशित छड़ के पास लाते हैं, तो समीप वाला सिरा विपरीत प्रकृति का और दूर वाला सिरा
समान प्रकृति का हो जाता है। जैसे यह एक धनावेशित क्षण है, इसको जब हम एक अनावेशित क्षण के पास लाते हैं, धनावेशित को अनावेशित के पास लाते हैं, तो समीप बोला ये हुआ सीधा, ये हो जाएगा विपरीत प्रकृति का, और दूर वाला हो जाएगा समान प्रकृति का। समझे? यह घटना कहलाता है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन इसी विधि द्वारा होता है। अगर इसमें हम अर्थ से जोड़ देंगे तो धन आवेश पृथ्वी में चल जाएगा, केवल ऋण आवेश बचेगा, और पृथ्वी से कनेक्शन काट देंगे तो ऋण आवेश पूरे के पूरे फैल जाएगा। समझे? तो बिना संपर्क में लाए एक अनावेशित वस्तु को हम आवेशित कर सकते हैं। कैसे? प्रेरण द्वारा। इसी सिद्धांत पर बाल में कंघी मारते हो तो घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न हो गया, और कागज के टुकड़ा के पास लाते हो तो क्या होता? चिपक जाता है। क्यों चिपका? वो तो एक सरकारी स्कूल है, क्या कहाँ थे? कंघी छीने आया था। कागज के टुकड़ा के पास अब लाएंगे तो घर्षण के कारण से प्रेरण कारण क्या होगा? कागज टुकड़ा चिपक जाएगा, जिस कारण से वो आकर्षित हो गया, बीच में कूद जाता है। प्रेरण द्वारा आवेशन लिखो। जब किसी आवेशित क्षण को, जब किसी आवेशित क्षण को किसी अनावेशित क्षण के पास लाते हैं, जब किसी आवेशित क्षण को किसी अनावेशित क्षण के पास लाते हैं, अनावेशित क्षण के पास लाते हैं, तो समीप वाला सीढ़ा, समीप वाला सीढ़ा, समीप वाला विपरीत प्रकृति का, समीप वाला सीढ़ा विपरीत प्रकृति का, तथा दूर वाला सीढ़ा, तथा दूर वाला सीढ़ा समान प्रकृति का हो जाता है। तथा दूर वाला सिरा क्या हो जाता है? समान प्रकृति का हो जाता है। ठीक है, तो आज बस इतना ही, कल मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। सब सुतो आराम से, बढ़िया से।